हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था परावर्तन की व्याख्या। तो आज हमारा टॉपिक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत द्वारा द्वितीयक तरंगों के सिद्धांत द्वारा द्वितीयक तरंगों के सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या ये हमें व्याख्या करनी है। इसके सिद्धांत द्वारा अपवर्तन के नियम का पालन होता है। अब देखिए, अपवर्तन के लिए आप जानते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जिस माध्यम में जाता है उस माध्यम में उसका मार्ग बदल जाता है, यानी कि अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी बल्कि उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है और उसकी चाल बदल जाती है, तीव्रता बदल जाती है, यानी कि आवृत्ति को छोड़कर बाकी सारी चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, तो अब हमें यहां अपवर्तन के नियम का सिद्ध करना है। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा कि आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। अगर हम ये दोनों नियम इसमें सिद्ध कर दें तो फिर हमारा अपवर्तन के नियम की व्याख्या हो जाती है। अब देखिए, इसके लिए हमने माना ये एक अपवर्तक पृष्ठ लिया M और M डैश, ये एक अपवर्तक पृष्ठ है जो ये हमारा सघन माध्यम है, सघन माध्यम नंबर एक, और ये विरल माध्यम, ये ऊपर वाला हमने लिया विरल माध्यम और दूसरा लिया हमने सघन माध्यम, ये हमारा नंबर 2, ये हमारा दूसरा माध्यम सघन माध्यम है और ऊपर ये हमारा विरल माध्यम है और ये हमारा M डैश, ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ है जो दोनों को माध्यमों को अलग अलग करता है। ठीक है, अब इस पर यहां एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। ये तरंगाग्र आता है, इस पर ये AB तिरछा आपतित होता है, AB, ये तरंग इस पर आपतित आ रही है और इस पर ये समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, ये वाला। ठीक है, यहां मैंने इस पर अभिलंब लिया A बिंदु पर, ये अभिलंब इसके साथ में एंगल I बनाता है, इसको आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये हमारा जो टकराता है ये बिंदु A पर स्पर्श करता है तरंगाग्र। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये पृष्ठ के बिंदुओं पर स्पर्श करेगा और जब B यहां पर पहुंचेगा, सपोज करो ये बिंदु हमारा A डैश हो गया, B A डैश पहुंच जाएगा, तो ये तरंगाग्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा A और A डैश के बीच बिंदुओं से टकराएगा और जब A और A डैश के बीच बिंदुओं से टकराएगा तो यहां से हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार यहां से ये जो बिंदु है हमारे, ये बिंदु ये इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। जो अब आप जानते हैं द्वितीयक तरंगिका जब निकलती है तो वो उस माध्यम चारों ओर चलने लगती है, तो ये यहां से द्वितीयक तरंगिका निकलेगी, इस माध्यम में भी जाएगी और इस माध्यम में भी जाएगी। सपोज करो इस माध्यम में इसकी चाल V1 है और इस माध्यम में चाल V2 है। ठीक है, तो पहले माध्यम में जो इसकी तरंग की चाल है वो V1 है, इसमें V1 चाल से चलता है और इसमें V2 चाल से चलेगा। तो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं जो निकलेगी वो पहले माध्यम में V1 चाल से और दूसरे माध्यम में V2 चाल से चलेंगी, क्योंकि V1 और V2 दोनों अलग अलग होंगे, चाल इसमें अलग होती है और इसमें अलग होती है। ठीक है, अब सपोज करो t बराबर 0 समय पर, माना t बराबर 0 समय पर A पर स्पर्श करती है। ठीक है, मतलब B को A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है, ये यहां से यहां पहुंचेगा तो इसको t समय लगेगा और इसमें चाल कितनी है V1, तो हमारा B A डैश बराबर हो जाएगा V1 t हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 B A डैश बराबर V1 t। अब जो जो AB आगे बढ़ेगा, जो जो तरंगाग्र AB आगे बढ़ेगा, A व A डैश के बीच बिंदु से टकराएगा और यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। सपोज करो सबसे पहले A से द्वितीयक तरंगिका निकलती है, किससे निकलेगी? A से, और t समय में वो कहीं B डैश पर आ जाती है,
तो यहां चाल कितने v2, तो हमारा ए बी डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v2t। अब हम क्या करते हैं, ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का वृत्तीय चाप खींचते हैं। ए बी डैश त्रिज्या का हमने वृत्तीय चाप खींच लिया और यहां ए डैश से इस पर स्पर्श रेखा खींच ली जो बिंदु इस पर स्पर्श करती है और इसको हमने मिला दिया, ये हमारा हो गया ए बी डैश हो गया। ठीक है, यहां से चलने वाली तरंग ये इस दिशा में चलेगी। अब जैसे जैसे अब आप देखिए, जो ये हमारा अभिलंब हो गया और ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई, ये अपवर्तन कोण हो गया आर। ठीक है, अब जो जो तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है, ए और ए डैश के बीच बिंदु से टकराता है, इससे दूर तक तरंगाएं निकलेंगी। जब यहां ए से चल रही है, टी समय में बी डैश में पहुंच रही है, तो अगले बिंदु से चलने वाली ये जो चलेगी यहां से, ये टी समय में यहां पर पहुंचेगी और बी से टी समय में ए डैश पर पहुंचती है, तो यहां से एक साथ सारी तरंगे ए डैश बी डैश पर पहुंच जाएंगी। तो हमारा ए डैश बी डैश होगा वो अपवर्तित तरंगाग्र होगा, क्योंकि बी ए डैश पर पहुंच रहा है टी समय, ए बी डैश पर पहुंच रहा है, तो इसके बीच वाले में टी समय में ए डैश बी डैश पर पहुंचेगी, तो हमारा ए डैश बी डैश होगा वो अपवर्तित तरंगाग्र होगा। अब इसमें हम निकालते, अब देखिए ये वाला हमारा पूरा कोण 90 डिग्री है, ये कोण। ठीक है, अब यहां देखिए ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलकर इसमें और इसमें 90 बनाता है, तो ये हमारा हो गया I और ये वाला हमारा हो जाएगा R। उसी प्रकार ये एंगल 90 हो गया और ये एंगल 90 हो गया, तो ये एंगल दोनों में शामिल है, इसके साथ मिला तब भी 90, इसके साथ 90, तो इसका R ये R के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास समकोण त्रिभुज दो हो गए, एक समकोण त्रिभुज ये और एक समकोण त्रिभुज ये हो गया ए बी ए डैश। तो हम पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, ए बी ए डैश, ये हमारा समकोण त्रिभुज। साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा बी ए डैश, साइन आई बराबर बी ए डैश अपॉन ए डैश, और बी ए डैश हमारा v1t के बराबर है, तो हो जाएगा v1t बटे ए डैश, ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज ये ले लो, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि ए बी डैश बटे ए डैश, तो जाएगा ए बी डैश बटे ए डैश, यानी कि v2t बटे ए डैश, ये समीकरण नंबर 4, v2t बटे ए डैश। ठीक है, अब हम इसका अनुपात निकाल दें, क्योंकि आपको अनुपात चाहिए साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, तो जाएगा v1t बटे ए डैश बटे v2t बटे ए डैश, ए डैश से डैश कट गया, t से t कट जाएगा, तो जाएगा v1 अपॉन v2। ठीक है, अब साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2। अब v1 पहले माध्यम के लिए और v2 दूसरे माध्यम के लिए, तो ये पूरे माध्यम के लिए v2 सेम रहेगा और पूरे माध्यम के लिए v1 सेम रहेगा, तो v1 और v2 का अनुपात नियतांक होगा। अतः साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2 बराबर नियतांक, v1 बटे v2 बराबर नियतांक। ये क्या होता है हमारा, अब आप जानते हैं अपवर्तन के नियम में कि साइन आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात अगर नियतांक है तो वो अपवर्तन का दूसरा नियम होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, और ये हमारा क्या है, स्नेल का नियम है, और स्नेल का नियम है तो हमारा दूसरा नियम प्रूफ हो जाता है। दूसरी बात, अब देखिए आपतित तरंगा ए बी डैश ए बी और अपवर्तित तरंगा ए बी डैश और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। जब तीनों एक ही तल में है तो ये हमारा अपवर्तन का पहला नियम हो जाता है, तो पहला नियम मिल गया, दूसरा नियम मिल गया, तो इससे अपवर्तन के नियम की व्याख्या हो जाती है। तो ये था हमारा हाइगेंस के द्वितीयक तंत्र सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, अब देखिए अगर हमारा पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो, मान लीजिए सपोज करो ये वाला माध्यम इसका अपवर्तनांक n1 लिया और इसका माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो। ठीक है, तो आप जानते हैं n2 अपॉन n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2,
तो यहां से n2 बटे n1 बराबर v1 बटे v2, यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक v1 बटे v2, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये हमारा फार्मूला आता है कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर होता है 1n2 बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v1 बटे v2। ठीक है, अगर हमारा पहला माध्यम वायु हो, निर्वात हो, पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो, पहला माध्यम, अगर हमारा पहला माध्यम हम निर्वात लें, पहला माध्यम निर्वात लें, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सी होती है, निर्वात हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल अगर हम सी लें, प्रकाश की चाल अगर हम सी लें, ठीक है, और माध्यम में चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल हमारी v हो, तो आप जानते हैं कि n बराबर होता है c अपॉन v, n बराबर कितना हो जाएगा, c अपॉन v। ठीक है, ये होता है हमारा अपवर्तनांक के लिए फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अपवर्तनांक की तरंगदैर्घ्य पर निर्भरता, अपवर्तनांक की तरंगदैर्घ्य निर्भरता। अब आप जानते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ठीक है, अगर हम उसमें लें वायु में तरंगदैर्घ्य लैम्डा और जल में तरंगदैर्घ्य लैम्डा डब्ल्यू लें, माना वायु में तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ठीक है, और जल में तरंगदैर्घ्य प्रकाश की लैम्डा डब्ल्यू। ठीक है, तो वायु में चाल, वायु में c बराबर होती है न्यू इंटू लैम्डा नंबर 1, और जल में हो जाएगी v बराबर न्यू इंटू लैम्डा डब्ल्यू, सभी का नंबर 2 हो गया, क्योंकि आप जानते हैं चाल बराबर होती है आवर्ती गुणा तरंगदैर्घ्य, हमारा फार्मूला होता है चाल बराबर आवर्ती गुणा तरंगदैर्घ्य। अब ये मान रख दो उसमें, तो n बराबर हो जाएगा c अपॉन v बराबर न्यू इंटू लैम्डा और न्यू इंटू लैम्डा डब्ल्यू, न्यू से न्यू कट जाएगा, तो हमारा n बराबर बचा लैम्डा अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। अब आप जानते हैं लैम्डा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन n, और आप जानते हैं चूंकि n का मान ग्रेटर देन 1 होता है, जब n का मान 1 से बड़ा होगा तो n का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब लैम्डा डब्ल्यू का मान लैम्डा से छोटा हो जाएगा, तो लैम्डा डब्ल्यू लेस देन लैम्डा हो जाता है। तो यानी कि माध्यम में जाने पर उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो घट जाती है। ये था हमारा किसके लिए, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन। तो जब एक माध्यम से हम दूसरे माध्यम में जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य उसकी बदल जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डॉपलर प्रभाव क्या है। डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव क्या है। देखिए, एक हमारे दो चीजें होती हैं, एक प्रकाश स्रोत होता है और एक प्रेक्षक होता है। प्रेक्षक जो प्रकाश को देखता है और प्रकाश स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो एक होता है हमारा स्रोत S और एक होता है हमारा प्रेक्षक O। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों के बीच में सापेक्षी गति कराएं, प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच में सापेक्ष गति हो, यानी कि इनके बीच की दूरी बढ़ रही हो या इनके बीच की दूरी घट रही हो, आपेक्षिक गति होती है। तो आपेक्षिक गति होने पर ये जो हमारा प्रेक्षक है, उस पर जो प्रकाश उससे आ रहा है उसकी आवृत्ति जो है हमें बदली हुई प्रतीत होती है, यानी कि जो ये अक्षर आ रहा है उसकी आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। इस आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को ही हम प्रकाश के लिए डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है कि या तो स्रोत गतिमान हो या प्रेक्षक गतिमान हो या दोनों गतिमान हो। अब दोनों कैसे गतिमान हो कि दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही हो, यानी कि दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही या दोनों के बीच की दूरी कम हो रही हो, तो प्रेक्षक को इसकी आवृत्ति जो है वो बदली हुई प्रतीत होती है। इस घटना को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं या डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब इसके लिए फार्मूला क्या है, देखिए, मान लीजिए प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर v वेग से गतिमान है, यानी कि इससे दूर जा रहा है।
इससे दूर जा रहा है इससे दूर जा रहा है, ठीक है। अब इसकी आवर्ती जो वास्तविक आवर्ती न्यू हो और आभासी आवर्ती न्यू डैश हो, तो उसको न्यू डैश बराबर, तब उसको आभासी आवर्ती क्या प्रतीत होगी, आभासी आवर्ती उसको प्रतीत होगी न्यू डैश बराबर न्यू इंटू अंडर रूट 1 माइनस v अपॉन c अपॉन 1 प्लस v अपॉन c, ये फॉर्मूला जाएगा आभासी आवर्ती, ठीक है। तो न्यू डैश बराबर न्यू इंटू अंडर रूट 1 माइनस v अपॉन c अपॉन 1 प्लस v अपॉन c। दूसरा इसमें तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा इंटू 1 प्लस v अपॉन c, ये आभासी तरंगदैर्घ्य प्रतीत होगी, इसको तरंगदैर्घ्य चेंज होगी ना क्योंकि आवर्ती चेंज हो रही है। और डॉपलर विस्थापन क्या हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा इंटू v अपॉन c, लैम्डा इंटू v अपॉन c, ये इसमें डॉपलर विस्थापन होगा। कब, जब उससे दूर जा रहा है। अब दूसरी, यदि उसके नजदीक आ रहा हो, प्रकाश स्रोत प्रेक्षक की ओर v वेग से गतिमान है, अगर ये उसकी ओर आ रहा हो, तब क्या होगा, तब आभासी आवर्ती न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू इंटू अंडर, इस सूत्र में ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस v अपॉन c और 1 माइनस v अपॉन c, केवल इतना चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा इंटू 1 माइनस v अपॉन c, ये उसकी आभासी तरंगदैर्घ्य प्रतीत होगी। और डेल्टा लैम्डा बराबर हो जाएगी, फार्मूला तो ये रहेगा डॉपलर विस्थापन के लिए लैम्डा इंटू v अपॉन c, ये हमारा हो जाता है इसमें। तो इस तरह ये हमारा था डॉपलर विस्थापन के लिए, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर आपका हाइगेंस का द्वितीयक तरणिकाओं का सिद्धांत के लिए, ठीक है। चैप्टर ये कंप्लीट होता है, ओके। कल इसमें ऑब्जेक्टिव देंगे और फिर न्यूमेरिकल्स देंगे इसके।